स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। इस सेशन में हम लोग केस के जो बचा हुआ पार्ट था उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो केस के पिछले सारे वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पे टच करते ही इस साइड में आई बटन आएगा, आई बटन को टच कीजिएगा। केस का प्लेलिस्ट आपके सामने आएगा, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट आएगा, नाउन का प्लेलिस्ट आएगा। आप उस सब वीडियो को देख के ये वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा केस के रिगार्डिंग और नाउन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए हम लोग केस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि जो भी लाइव चैट में आप लोग कुछ बात करने लगते हैं या मतलब अपने आप में आपस में झगड़ने लगते हैं तो कृपया ये आप नहीं कीजिए। ये पोलाइटली रिक्वेस्ट है मेरा। यहाँ पे सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सब मेरे समान एक ही समान है, तो आप लोग कृपया अपने आप में एक दूसरे से कोऑपरेट कीजिए, फ्रेंडली बना के रखिए ग्रुप को। ठीक है, कुछ एंजॉय करने वाला भी स्टूडेंट है, एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन पढ़िए उसके साथ साथ। ऐसा नहीं है कि केवल एंजॉय कीजिए पढ़िए नहीं, तो दोनों काम जरूरी है। एंजॉय भी कीजिए, पढ़िए भी। लाइव चैट है तो सब लोग फ्रेंडली होकर रहिए, एक दूसरे से कोऑपरेट कीजिए स्टडी के लिए। ठीक है, हमेशा स्टडी कुछ ऐसा बात भी हो सकता है जो ह्यूमरस हो सके, हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन झगड़ा मत कीजिए उसमें ग्रुप में। ठीक है, लड़िए मत एक दूसरे से, फ्रेंडली रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं केस के इस सेशन को। और ये सेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए है कि जितना अभी तक मैंने केस पढ़ाया है उस पे पूछे हुए एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में, एनडीए में, सीडीएस में, सीजीएल में, एलडीसी में, एमटीएस में, बैंक में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस जो केस चैप्टर का था उसको हम लाए हैं। क्वेश्चंस का संख्या बहुत सारा है, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ बोर्ड्स पे पहले लिख दिए हैं ताकि टाइम हम लोग सेव हो सके। तो हम लोग केस के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लेंगे ताकि हम लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगर मेरे पढ़ाने के बाद, सारे क्वेश्चन बताने के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस इन केस अगर ऐसा लगे कि आपका किसी एग्जाम्स का पूछा हुआ है, उस एग्जाम के रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे उसको भेजिए। मैं उसका या तो टेक्स्ट के जरिए आंसर दे दूंगा या 2-3 मिनट का उसका वीडियो बना के आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो आपका डाउट वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज केस के सेशन को। और ये सेशन ज़रा ध्यान से बात को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा इस सेशन को, क्योंकि ये सेशन क्या है, पूरे सेशन का जितना केस सेशन चला है उसका ये निचोड़ है। ठीक है, ये सेशन में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको बनाया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन में तो ऑप्शन नहीं दिए थे क्योंकि ये क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट का था, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, मैं ऑप्शन नहीं दिया, इसी को सही कर लेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वॉच को क्या किस पे अधिकार दिखा रहा है, डायल पे। अब ये वॉच क्या है भाई, नॉन लिविंग पर तो क्या हो सकता है, किसी चीज़ का अधिकार होगा नहीं, उसका रिलेशन बता सकते हैं। तो नॉन लिविंग का रिलेशन बताने के लिए अपस्ट्रोफिस का यूज नहीं करेंगे क्या, ऑफ का, और ऑफ लगेगा तो प्लेस चेंज कर लेंगे, यानी डायल आ जाएगा आपका पहले। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका डायल, और डायल के पहले लगा लेंगे द डायल ऑफ वॉच, इधर आ जाएगा तो द वॉच, यानी आपका आंसर हो गया द डायल ऑफ द वॉच। आप लोग भी क्या कीजिए कि मेरे साथ नंबर के अकॉर्डिंग, आगे कोई नहीं जाएगा। ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम 2 नंबर पे आएंगे तो 2 का आंसर आप लोग दीजिए, फिर हम 3 पे आएंगे तो 3 का आंसर दीजिएगा, आगे कोई नहीं जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देखिए, पढ़िए, आगे का पढ़ सकते हैं, समझने का कोशिश मेरे साथ कीजिए, आंसर आप लोग दीजिए ताकि पता चल सके कि आपका कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। आपको लिखना है कि क्या आंसर है। ABCD हम ऑप्शन इसीलिए नहीं दिए थे, ये A पार्ट तो ही गया, ये B पार्ट हो गया, ये C पार्ट हो गया, तो ABCD में ऑप्शन नहीं देना है। किस वर्ड पे गलती है, जैसे वॉच डायल गलत था तो इसका आंसर क्या था, द डायल ऑफ द वॉच। तो ऐसे ही लिख के आपको बताना है कि क्या आंसर है। ठीक है, और जिस पार्ट में रहेगा तो वहाँ पे तो एग्जाम में आपको लिखना उखना कुछ नहीं, क्लिक कर देना उस पार्ट पे। ठीक, तो अभी तो हम लोग पूरे क्वेश्चंस को बनाएंगे लिख के, समझ के, ताकि वहाँ पे एग्जाम में क्विक काम हो सके, देखेंगे और क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए अब हम क्या कहें, आई विजिटेड, आई क्या किया, विजिट किया, किसके पास, रवि और ज्योति के अपार्टमेंट पर विजिट किया। तो ये जो अपार्टमेंट है इस पे किसका अधिकार है, ज्योति और रवि का। अब ज्योति और रवि दोनों पे अपस्ट्रोफिस लगा हुआ है तो इससे ये पता चल गया कि ये सेपरेट पोजीशन है।
पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे तो सेपरेट पोजीशन नहीं समझ में आएगा, तो पीछे वाले वीडियो को जाके केस को एक से देखिए, और जो पढ़ लिया होगा उसको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेपरेट पोजीशन में होता क्या है कि इसका इस पे अधिकार अलग होगा और इसका इस पे अधिकार अलग होगा। अपार्टमेंट का संख्या कितना है भाई, एक पर किसी दो आदमी का अधिकार होगा तो इकट्ठे होगा या अलग अलग होगा, तो इकट्ठे होगा। इकट्ठे के लिए कॉमन पोजीशन होगा या सेपरेट पोजीशन तो होगा नहीं, कॉमन पोजीशन होगा। तो यानी रवि का भी इस पे अधिकार और ज्योति का इकट्ठे अधिकार हो गया था, कॉमन पोजीशन। और कॉमन पोजीशन में अपॉस्ट्रोफ किस पे लगाएंगे हम लोग, बाद वाले पे। क्लियर हो गया, आंसर हमारा बी था। और आपका आंसर ऐसे लिखना हो, ऐसे आपका कमेंट आना चाहिए था, रवि एंड ज्योति, ठीक है। और ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। तो जिसका कमेंट ऐसे आया है वो सही ट्रैक पे जा रहा है, जिसका नहीं आया वो सीख लो कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। आगे क्या है, बट फाउंड द कपल अब्सेंट। लेकिन जैसे ही उस आई विजिट किया रवि और ज्योति के अपार्टमेंट पे, तो वहाँ पे पाया क्या कि कपल जो था, तो यानी ये दोनों क्या कपल है, और कपल होगा तो दोनों का अपार्टमेंट एक है, तो यहाँ से ही पकड़ में आ गया और आगे पढ़ने पे भी पकड़ में आ गया। ठीक है, कपल मतलब जोड़ा, यानी कि दोनों क्या हस्बैंड एंड वाइफ था। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन पे देखते हैं, पुअर्स लाइफ। बताया था कि पुअर क्या है भाई, एडजेक्टिव। अगर इसमें द लगा देंगे तो ये ट्रीट किसके जैसा करेगा, नाउन के जैसा, लेकिन नाउन तो है नहीं, तो हम नाउन के जैसा इसे ट्रीट करवा रहे हैं, एक्चुअल में नाउन नहीं है। और दुनिया का वैसा वर्ड जो नाउन नहीं है वो किसी दूसरे वर्ड से नाउन में कन्वर्ट करवाया गया है, तो उसमें आप नाउन का कोई भी गुण नहीं ला सकते हैं। तो इसमें नाउन का कोई गुण नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने नेचर में बाय डिफॉल्ट क्या है, एडजेक्टिव। द लगाने से बन गया नाउन, तो है अपने आप में पहले से एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में कभी भी अपॉस्ट्रोफ नहीं लगाना है, क्योंकि द लगाने से नाउन का काम तो करवा रहे हैं, लेकिन नाउन तो है नहीं ना, तो नाउन नहीं है, नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए हम इसमें अपॉस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे। और जिसमें अपॉस्ट्रोफ नहीं लगेगा, दूसरा रास्ता क्या था याद है ना, तो दूसरा रास्ता हो गया ऑफ वाला। तो ऑफ के पहले लाइफ आएगा तो द लाइफ, और इधर चल जाएगा पुअर, तो हो जाएगा द पुअर। तो आंसर हो गया द लाइफ ऑफ द पुअर मोर मिजरेबल। कंपैरेटिव डिग्री है, देन से पता चल गया, कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर करवाएगा। तो यहाँ कंपेयर किसके हो रहा है, द लाइफ ऑफ द पुअर का कंपेयर हो रहा है दैट ऑफ द रिच। और कल ही बताए थे कि दैट का मतलब क्या होगा बउआ, यही लाइफ रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे लाइफ के जगह प्रोनाउन दैट आ गया। तो कल वाले क्लास, इसके प्रीवियस क्लास को देखिएगा तो ये क्वेश्चन का पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास किस पार्ट में था, ए में था। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ, तो जल्दी से अपना अपना आंसर क्लियर करते रहिए और भेजते रहिए। अगला क्वेश्चन आएगी, अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, भेजिए अगला क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं क्या करा, द लाइफ ऑफ द रिच। तो रिच में अपॉस्ट्रोफ नहीं लगेगा, तो द लाइफ ऑफ द रिच लिखा हुआ सही है, क्योंकि द रिच लाइफ नहीं लिख सकते थे, तो द लाइफ ऑफ द रिच लिख दिया, सही है। इज नॉट इन मेनी वेज, नहीं है, बहुत तरीकों से नहीं है। वेज मतलब होता है रास्ता या तरीका, तो गरीब अमीर का लाइफ बहुत रास्तों से या बहुत तरीकों से नहीं है। क्या नहीं है, तो पीसफुल मतलब शांति प्रिय नहीं है। दैट ऑफ द पुअर्स, किसके लाइफ के जैसा, तो पुअर के लाइफ के जैसा बहुत तरीका से अमीर का लाइफ पीसफुल शांति प्रिय नहीं है। अब आप कहिए कि सर यहाँ कंपेयर करा रहा है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं आया, तो बउआ आप लोग पढ़े होंगे सिमिली। ठीक है, तो सिमिली जब आप लोग पढ़े होंगे इंटर में, तो सिमिली और मेटाफोर होता है 2 टॉपिक। मेटाफोर और सिमिली 2 टॉपिक है, इंटरमीडिएट क्लास में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सिमिली और मेटाफोर का भी काम क्या है कि किसी के जैसा बदलाना, यानी कंपेयर करवाना। तो सिमिली से कराएंगे तो एज के थ्रू कंपेयर हम लोगों को कराना पड़ता है। जैसे हम लिख देंगे कि आई एम एज गुड एज ही, यानी कि आई भी अच्छा है और ही भी अच्छा है। ठीक है, दोनों का ये एज ए गुड एज से क्या हो रहा है, सिमिलरिटी बताया जा रहा है। ठीक है, कि आई उतना ही अच्छा है जितना कि ही अच्छा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि लाइफ ऑफ पुअर, यानी रिच का जो लाइफ है, अमीरों का लाइफ उतना अच्छा नहीं होता है, पीसफुल नहीं होता है, किसके लाइफ के जैसा, तो हम गरीबों के लाइफ के जैसा। तो आप यहाँ पे दैट किस वर्ड के लिए लगाए हैं, लाइफ के लिए, और अपॉस्ट्रोफ एस लगाए हैं, तो इसके बाद छिप जाता कुछ। रिच के बाद अपॉस्ट्रोफ एस लगा नहीं सकते हैं, तो पुअर पे अपने अपॉस्ट्रोफ एस कैसे लगा दीजिएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ये गलत, और ये गलत हो गया तो
आप यहाँ पे सीधा लिख दीजिए पुअर। क्लियर है? तो आंसर हो गया दैट ऑफ द पुअर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यू कैन गेट योर कार रिपेयर्ड। अब देखिएगा, अगर हम गेट के साथ वर्ब 3 लिखते हैं ऑब्जेक्ट लेकर, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यू कैन गेट व्हाट, द कार। तो याद रखिएगा, अभी चलिए बता देते हैं, जब वर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ पे अगर गेट के बाद ऑब्जेक्ट आए और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, V3। तो याद रखिएगा कि इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है काम जो सब्जेक्ट है वो किसी से करवाना चाहता है, खुद नहीं करना चाहता है। तो यू कैन गेट योर कार रिपेयर्ड, तो कोई बोला होगा, तो कौन बोला होगा, आई। किससे बोला भाई, यू से। तो आई यू से बोला कि भाई तुम अपना कार रिपेयर करवा सकते हो, तुम खुद नहीं करो। किस स्ट्रक्चर से पता चला, गेट, ऑब्जेक्ट और V3 से। ठीक है, तो तुम अपना कार रिपेयर करवा सकते हो। अब कहाँ पर रिपेयर करवा सकते हो, तो सलीम और करीम के गैराज पर रिपेयर करवा सकते हो। अब ये जो गैराज है ये सलीम का भी और करीम का भी है, तो दोनों का हो गया, तो कॉमन पोजीशन होगा कि सेपरेट? कॉमन होगा, क्योंकि गैराज एक ही है। तो जब गैराज एक है तो कॉमन पोजीशन, और कॉमन पोजीशन में हम लोग बाद वाले पे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सलीम एंड करीम्स गैराज, और ऑप्शन हो जाएगा आपका C नंबर आंसर। क्लियर है? तो एग्जाम में विद इन सेकेंड ये सब क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, क्वेश्चन बनाना है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए हम बोले थे कि अगर इंग्लिश पे और जीएस पे आपका पकड़ है तो 50 नंबर के लिए आप मुश्किल से जीएस बनाइएगा तो 5 से 7 मिनट, और इंग्लिश बनाइएगा तो 10 से 12 मिनट, यानी कि लगभग ये 20 मिनट में कंप्लीट कर लेना है इंग्लिश और जीएस का सेक्शन। ठीक है, बाकी सेक्शन आपको टाइम देना है मैथ और रीजनिंग पे, तो 60 मिनट में 40 मिनट तो आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज रिजल्ट का आशा दूर दूर तक नहीं कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये 5 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अभी क्वेश्चंस और देखते हैं, और जो भी छूटा हुआ पॉइंट्स होगा हमारा केस का, यानी 4 वीडियो 5 वीडियो में जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, अगर उसमें छूट गया होगा तो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू उसको कवर कर लेंगे इसी सेशन में, ताकि केस अब पढ़ने का जरूरत कभी भी नहीं पड़े। ठीक, तब तक मैं आप लोग का कमेंट भी चेक कर लेता हूं कि क्या क्या कमेंट आप लोग का आ रहा है। तब तक आप लोग इसको एक बार फिर से क्या कीजिए कि इसको देखिए और समझिए कि इसमें क्या है। बस 1 मिनट इसको फॉलो कीजिए। तो चलिए, आ ही रहा है कमेंट आप लोग का, और ये आप लोग एक बार बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। हो सके तो एक बार फिर से, जैसे ही ये लाइव सेशन खत्म होगा तो आप एक बार फिर इस वीडियो को जाके नाउन और केस के प्लेलिस्ट में जाके इसको देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपका सारा डाउट पीछे जितना पढ़ाया हुआ है वो क्लियर हो जाए। और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा केस से रिलेटेड, आप जरूर टेलीग्राम चैनल पे हमारे भेजें, ताकि आपका वहाँ से सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का पूछा हुआ हो, चाहे वो बैंक का हो, सीडीएस का हो, एसएससी का हो, एमटीएस का हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग, और उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो 6 से हम लोग चलते हैं। चिल्ड्रेन मैगजीन आर हार्डली टू बी सीन anywhere these days। ठीक है, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। अभी आंसर कोई नहीं देगा, सब देख के अपना अपना रखो तैयार करके। हम जैसे ही इधर बोलेंगे फिर आंसर देने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। शी इज द चेयरपर्सन ऑफ वुमेन टीचर्स एसोसिएशन। चलिए फिर 8 नंबर में चलते हैं।
ए फ्रेंड ऑफ रोहन हैज गॉन abroad for higher studies। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, he has applied for 3 days लीव। ठीक है, चलिए पहले इतना क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का इसका बना लेते हैं। यहाँ पे ए कर दीजिए, इसको कर दीजिए आप बी, बाकी हो गया आपका सी। चलिए इसमें तो बन ही गया, इसको भी बना लेते हैं। इसको कर दीजिए ए, इसको कर दीजिए बी और इसको कर दीजिए सी। चलिए ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे करा मैगजीन भाई क्या है, नाउन, चिल्ड्रन क्या है, नाउन। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि दो नाउन बिना कंजंक्शन के, बिना केस के, बिना अपस्ट्रोफेस के सेंटेंस में नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे दो नाउन के बीच में कंजंक्शन लगाएं या केस लगाएं, क्या लगाएं, तो ध्यान से देखना है कि जो मैगजीन है ना, इस पर किसका अधिकार होगा, तो चिल्ड्रन का। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है, ऑनरशिप, अधिकार। तो अधिकार दिखाने के लिए हम लोग कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, केस लगाएंगे। अब ये चिल्ड्रन सजीव है तो सजीव पर क्या लगा देंगे, अपस्ट्रोफेस, तो आंसर हो जाएगा चिल्ड्रंस मैगजीन। तो आंसर आपका हो गया कौन सा पार्ट, ए पार्ट। एकदम याद रखना है, दो नाउन बिना कंजंक्शन के या बिना केस के नहीं आ सकता है एक साथ। क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें आगे बढ़ लेते, थोड़ा समझ लेते हैं पूरा क्वेश्चन को। तो चिल्ड्रंस मैगजीन, तो किसका मैगजीन है, बच्चों का मैगजीन। आर हार्डली, हार्डली निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, तो आर हार्डली टू बी सीन, तो सीन मतलब दिखाई देता है कि नहीं देता है, तो हार्डली के कारण नहीं देता है। एनीवेयर दीज डेज, यानी आजकल बच्चों का मैगजीन नहीं दिखाई देता है। क्लियर। अब हार्डली का मतलब ये नहीं समझिए कि जीरो, जीरो अगर होता तो ये नॉट लिखना पड़ता, यानी कि ये जीरो के इर्द गिर्द है, मतलब कुछ जगह छोड़ के, एक आध जगह छोड़ के नहीं दिखाई देता, इसलिए हार्डली का यूज किया गया है। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं, सी इज द चेयर पर्सन। तो चेयर पर्सन कौन है भाई, तो सी हो गया। चेयर पर्सन का मतलब क्या होता है, तो लिखिए, देखिए जैसे ही इसके बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे चेयरमैन, जेंडर पढ़ेंगे। तो जेंडर में क्या होता है कि चेयरमैन होता है मेल के लिए और चेयर पर्सन होता है फीमेल के लिए। तो चेयरमैन हो गया मेल अध्यक्ष, और चेयरमैन को चेयर वोमैन नहीं कर दीजिएगा, चेयरमैन का फेमिनिन जेंडर होता है चेयर पर्सन। तो लेडीज के लिए जो अध्यक्ष होगी उसको चेयर पर्सन बोला जाता है। अभी सी चेयर पर्सन है, लेकिन कहाँ की चेयर पर्सन है, तो देखते हैं ऑफ। तो ऑफ बताता है टोटल और पार्ट का, तो किसका भाई पार्ट है ये चेयर पर्सन, तो चेयर पर्सन इसी का पार्ट होगा, वुमेन टीचर एसोसिएशन का पार्ट होगा। यानी कि ये जो चेयर पर्सन है ना, ये वुमेन टीचर एसोसिएशन का ये चेयरमैन है सी। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये वुमेन टीचर्स लिखा हुआ है, तो ये नाउन और ये नाउन, आप कहेंगे कि सर दो नाउन साथ में आ गया, तो दो नाउन साथ में आ सकता है, लेकिन वो कौन सा नाउन होना चाहिए, कंपाउंड, पिछले क्लास में बताए थे। तो यहाँ तो कंपाउंड नाउन नहीं बन रहा था, चिल्ड्रन और मैगजीन का तो मीनिंग कुछ लिख लेगा नहीं, लेकिन वुमेन टीचर का मतलब हो गया महिला शिक्षक। तो जब दो नाउन मिल के एक नाउन बनेगा, एक मीनिंग निकालेगा, तो वो दोनों नाउन एक साथ आके कंपाउंड नाउन बन जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड नाउन के किस वर्ड पे लगाना था, अपॉस्ट्रोफी लास्ट पे। तो ये वुमेन टीचर कंपाउंड नाउन मतलब ये दो नाउन नहीं है, एक ही नाउन है, दो नाउन से मिलके बना हुआ है, कंपाउंड नाउन इसको बोलते हैं। ठीक है, और कंपाउंड नाउन पर जब किसी का अधिकार दिखाना हो तो वुमेन टीचर का किस पे अधिकार दिखाना है, एसोसिएशन पे। तो वुमेन टीचर का एसोसिएशन, तो का के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी लगा दिए। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे वुमेन है कितना, एक से ज्यादा, तो ये पूरे वुमेन टीचर का बात हो रहा है कि एक का, तो बहुत सारे वुमेन टीचर का बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे लिखा रहता वुमेन तो हम लोग लिखते टीचर, लेकिन ये प्लुरल बन जाएगा, वुमेन तो टीचर
टीचर को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो टीचर्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम सिंगुलर लिखेंगे तो वुमेन टीचर, लेकिन जब प्लूरल लिखेंगे तो वुमेन टीचर्स करना पड़ेगा। तो वुमेन के साथ टीचर नहीं होगा, टीचर्स। अगर अब हमको लगाना होगा तो अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगा के चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हिसिंग साउंड आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा वुमेन टीचर्स एसोसिएशन। क्लियर हुआ? चलिए, जहाँ भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। अब आइए आगे। ए फ्रेंड का मतलब क्या होगा कि किसका फ्रेंड है? रोहन का। अब ए फ्रेंड का मतलब क्या होगा? एक की एक से ज़्यादा में से एक का बात हो रहा था, बहुत में से एक, कल ही सिखाए थे। तो ये ए फ्रेंड का मतलब रोहन का और भी फ्रेंड होगा। तो रोहन का और भी फ्रेंड होगा तो क्या लिखना पड़ेगा इसको? रोहन्स फ्रेंड्स, यही ना लिखना पड़ेगा, कल यही ना सिखाए थे। और बताए क्या थे कल कि अगर कोई नाउन पहले आए तो दोबारा उस नाउन को लिखा अपॉस्ट्रोफ एस के बाद नहीं जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए फ्रेंड ऑफ रोहन्स। ठीक है, तो इसमें भी ए पार्ट हो गया गलती। आगे पढ़ लेते हैं। हैज गॉन अब्रोड। अब्रोड का मतलब क्या होता है? विदेश। ध्यान से देखिएगा, दो वर्ड, ABROAD अब्रोड, और एक होता है FOREIGN फॉरेन। अब होता क्या है कि जरा जल्दी से बताइए तो कमेंट करके कि फॉरेन का हिंदी मीनिंग क्या होगा, जल्दी से बताइए तो। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में फंसा देता है। जल्दी बताइए, तब तक कमेंट आप लोग का चेक किया जाए। चलिए, तो कमेंट आ रहा है आप लोग का। चलिए हम सिखाते हैं आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। तब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, इसीलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें देखिए, जब हम कॉमन एरर का स्पेशल क्लास लेंगे तो आप उस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉमन एरर मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा। तो मिसलेनियस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, मूड, टेंस, सारा चीज़ का एकदम पूरा हम बताएंगे डिटेल में, तब वहाँ पर ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि ये केस का था इसलिए केस, लेकिन एक वर्ड आ गया है इंपॉर्टेंट वर्ड, आप लोग को यहीं पर सिखा देते हैं। क्योंकि मेरे एक सर बोले थे कि अगर कोई गलती करे तो उसी समय उसको टोक दो, ताकि वो गलती वो दोबारा नहीं करे। तो ये वर्ड आ गया था मेरे सामने, इसलिए इस वर्ड को मैं अभी आपके सामने बता देता हूं, ताकि आप लोग को दोबारा ये वर्ड जैसे ही दिखे तक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो आइए हम लोग इस वर्ड को सीखते हैं, और इस वर्ड का जो आंसर दिया है, जो नहीं दिया है या जो दे रहा है, वो सब इसको समझ लेगा कि इसका सही और गलत क्या होगा। तो भैया सबसे पहले याद क्या रखिएगा कि ये अब्रोड है ना बउआ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बताए थे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस किसका रिप्लाई देगा भाई? वेयर का। दम याद रखिएगा, दम याद रखिएगा। क्लियर है? अब एक चीज बताइएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, किसका रिप्लाई देगा? वेयर का। अब एक क्वेश्चन है, आई वेंट टू अब्रोड लास्ट ईयर। ठीक है, दम क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा ना इंग्लिश का, जैसे कि समझो कि दम देखिएगा, खत्म कहानी। ठीक है, अब ये हो गया, वेंट हो गया भाई, V2, ये सब्जेक्ट हो गया, ये स्पीकर भी है, ये तो यही इस बात को बोल रहा होगा। अब आई कहाँ गया? पिछले साल गया, इसलिए V2 लगाना पड़ा, पास्ट का बात हो रहा है। तो पिछले साल कहाँ गया वो? विदेश गया। तो ये जो अब्रोड है ना बउआ, ये किसी वर्ब से वेयर का रिप्लाई देता है। आई वेंट वेयर का रिप्लाई दे दिया तो क्या बन गया भाई? एडवर्ब। अब एक चीज बताइएगा कि एडवर्ब अपने पहले प्रीपोजिशन ले सकता है क्या? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी आएगा तो दुए चैप्टर दिमाग में रखना है, नाउन या प्रोनाउन। अगर बेसिक नहीं देखे हैं तो जाके बेसिक वीडियो को देखिए, क्योंकि बेसिक में ये सारा बात बता के आए हैं हम। बेसिक अगर आपका सही है तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का, चाहे वो कॉमन एरर हो, चाहे वो पैरा जंबल हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो सेंटेंस फिलर हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। बेसिक रहना चाहिए। समझ में आया? तो प्रीपोजिशन कभी एडवर्ब के पहले नहीं आ सकता है। टीचर लोग क्या करेंगे? अब्रोड के पहले टू नहीं लगाओ, होम के पहले टू नहीं लगाओ। भैया क्यों नहीं लगाओ? होम और अब्रोड एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का रिप्लाई वेयर से आता है, और एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन लगा देंगे तो प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन लेगा। तो ये एडवर्ब है तो कैसे प्रीपोजिशन आएगा? तो लोग काट दो। तो एडवर्ब दुनिया का कोई भी हो, उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाइएगा। प्रीपोजिशन लगेगा तो वो नाउन को या प्रोनाउन को खोजेगा। ये एडवर्ब है अपने आप में, तो कैसे लेगा? यहाँ पे हम होम भी लिख देते तो वो भी एडवर्ब हो जाता, वो भी वेयर का रिप्लाई देता है, तो वहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन हाउस लिख दीजिएगा तो हाउस बउआ
नाउन होता है तो वहाँ पे टू लगेगा, आई वेंट टू हाउस, लेकिन आई वेंट होम होगा क्योंकि होम एडवर्ब है और हाउस नाउन है। कैसे नाउन है, कैसे एडवर्ब है? जब वर्ड स्पेशल क्लास चलेगा इसी संडे को ट्रांसलेशन के साथ, तो आपको क्लियर किया जाएगा कि होम और हाउस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे हम तो लिख दिए अब्रोड का मतलब क्या हो गया भाई? विदेश। ठीक है, चलिए तो आई कहाँ गया? विदेश गया। लास्ट ईयर क्यों प्रीपोजिशन नहीं लगा? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। दुनिया का कोई भी एडवर्ब प्रीपोजिशन नहीं लेगा, या प्रीपोजिशन दुनिया का कोई भी वो अपने बाद एडवर्ब नहीं लेगा। तो किस वर्ड किसको काटेंगे? प्रीपोजिशन को कि एडवर्ब को? तो हमको इस प्लेस पे जाना है, आई प्लेस पे गया होगा तो प्लेस को काटेंगे कि उसके प्रीपोजिशन को काटेंगे? तो प्रीपोजिशन यहाँ गलत होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के काटने से मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन कभी भी एडवर्ब के पहले नहीं आएगा। तो रटना बंद कर दीजिए कि अब्रोड के पहले टू नहीं लगेगा, होम के पहले टू नहीं लगेगा। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, केवल जानिए बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे वर्ड फॉरेन पे। तो आप लोग को इसका लग रहा होगा विदेश, नहीं बउआ, ये है विदेशी। ठीक है, और ये एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का काम किसका विशेषता बताना है? नाउन का। तो फॉरेन जब भी लिखल जाएगा ना, तो वो किसके साथ लिखल जाएगा? नाउन के साथ लिखा जाएगा। तो आप लोग देखे भी होंगे, फॉरेन कंट्री, फॉरेन कल्चर, फॉरेन टूरिस्ट, कहीं फॉरेन देखें अलग लिखा हुआ। तो अगर कह देगा आई वेंट फॉरेन, तो फॉरेन हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे आएगा? वर्ब के बाद, और की प्लेस थोड़े है सही प्लेस पे जाएगा। हाँ, आप लिख सकते हैं आई वेंट टू फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन एडजेक्टिव हो गया, कंट्री नाउन, और नाउन के लिए टू लिख सकते हैं वेंट के बाद। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फॉरेन को विदेश मत समझ लीजिएगा, ये एडजेक्टिव है, नाउन के साथ आएगा, और ये एडवर्ब है बउआ, ये अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेगा। ठीक है, इसलिए गो के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगा, डायरेक्ट लिख दिया है अब्रोड। आया समझ में? फॉर हायर स्टडीज, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि फॉर जब प्रीपोजिशन का काम करेगा तो पर्पस बताएगा। तो यहाँ पे पर्पस बता रहा है, किस पर्पस से गया है अब्रोड? तो हायर स्टडीज के लिए। लीजिए कहाँ पे रटना है? तो आप लोग कहिए सर इन का मतलब में या फॉर का मतलब के लिए, ऐसी कीजिए तो कैसे बनेगा इंग्लिश का? नहीं, फॉर का मतलब पर्पस बताना है। ठीक है, इनका मतलब पोजीशन बताना है, ऐसे पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन। चलिए आइए अगला नेक्स्ट। ही हैज अप्लाइड, ही ने क्या किया भाई? अप्लाई किया। अब अप्लाई किस चीज़ के लिए किया? तो इसका पर्पस क्या है अप्लाई करने का? तो छुट्टी लेना है। बताए थे फॉर प्रीपोजिशन जैसे ही आएगा पर्पस, एकदम दिमाग में रख लीजिए, पर्पस। अब इसका पर्पस क्या है? 3 दिन का छुट्टी का पर्पस है। तो 3 दिन का छुट्टी, तो 3 दिन का, तो 3 के साथ आप डे लिखिएगा कि डेज? 3 के साथ बॉय लिखिएगा कि बॉयज? तो बॉयज लिखिएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो 3 के साथ डे की डेज, तो डेज आ गया, तो पहले से एस आ गया, तो अपस्ट्रॉफ एस की चिन्ह, तो अपस्ट्रॉफ एस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि हिसिंग साउंड आ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 3 डेज लीव। लेकिन आप लोग कहिएगा कि सर आप तो बोले थे अपस्ट्रॉफ एस या चिन्ह लगाना है सजीव में, डे तो सजीव नहीं है, दिन का नाम सजीव कैसे हो गया? इसीलिए तो इस क्वेश्चन को लाए हैं कि जो भी छूटा हुआ चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि YouTube पे क्लास चल रहा है तो केवल वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आप लोग को समझ में आएगा। नहीं, जो चीज़ समझ में आए चाहे नहीं आए, आपका पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। पूरा मतलब कि A to Z एवरीथिंग, सारा चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, कुछ केस में आप एक्सेप्शन याद करके चलिए। आप कहेंगे सर आप एक्सेप्शन क्यों लिखवा रहे हैं? इसलिए लिखवा रहे हैं कि इसके जस्ट बाद हम लोग जेंडर पढ़ेंगे, और जेंडर से ये रिलेटेड पॉइंट्स था, इसीलिए अभी हम इस पॉइंट्स को यहाँ पे छेड़ेंगे तो सारा क्लास का टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो केवल आप 4 पॉइंट को एक्सेप्शन में याद रखिए, और ये 4 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करके हमको बता दीजिएगा जेंडर में। अगर आप नहीं भी बताइएगा तो हम वहाँ बताएंगे, लेकिन अगर आप बता दीजिएगा तो वहाँ पर हमको याद आएगा, तुरंत बता देंगे। ठीक है,
ये 4 पॉइंट को याद रखिए, जेंडर से रिलेटेड है, केवल यहाँ पे याद करना है। 5वां पॉइंट हम नहीं लिखाएंगे, यही 5वां पॉइंट से सारा कहानी इसका खत्म होगा, लेकिन 4 पॉइंट याद रखिएगा। ध्यान से क्या क्या रखना है, टाइम, प्लेस, हेवनली बॉडीज, और चौथा है आपका इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स कर देते हैं मुहावरा। तो याद रखिएगा कि ये 4 चीज़ ऐसा है जिसमें आप अपस्ट्रॉफ एस लगाइएगा तो सही माना जाएगा। किसमें, टाइम, दुनिया का कोई भी टाइम है उसमें आप लगा सकते हैं अपस्ट्रॉफ एस। प्लेस के नाम में अपस्ट्रॉफ एस लगा सकते हैं, ऑफ से तो बनेगा ही, अपस्ट्रॉफ एस लगाइए, गलत नहीं होगा। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है आकाशीय पिंड, सूरज, तारा, धरती, चांद, कुछ भी सब में लगा दीजिए अपस्ट्रॉफ एस। इडियम्स दुनिया का कोई भी मुहावरा है उसमें अगर लगा हुआ है अपस्ट्रॉफ एस, छेड़छाड़ नहीं करना है उसको, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये चारों पॉइंट को हम लोग जेंडर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना रूल्स पे मैं पढ़ाता हूँ और बिना रूल्स पे ये क्लियर कर दूंगा कि ये चारों क्यों होता है। ठीक है, अभी के लिए केवल याद कर लीजिए कि ये चारों को याद करना है। जैसे प्लेस, तो इंडिया लीजिए, इंडियाज पॉपुलेशन, तो अभी क्या बताएं, प्लेस में अपस्ट्रॉफ एस लग सकता है, सही, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिखिएगा तो सही हो जाएगा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्यों एक्सेप्शन बनाया गया है ऐसा, ये सारा बात हम लोग बताएंगे जेंडर में। ठीक है, या आखिर क्यों ऐसा किया, जब ऑफ से बन ही जाता तो इसको क्यों लिखा गया अपस्ट्रॉफ एस के सहायता से। ठीक है, जैसे द सन्स रेज, तो ये होगा हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड, अपस्ट्रॉफ एस ले लिया, सही है। इसको ऐसे भी लिखते द रेज ऑफ द सन, तो भी सही होता, लेकिन क्या रीजन था कि अपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ा, इसमें बताया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा, सारा जेंडर में नोट करके रखिए इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट से ये टाइम बताने वाला वर्ड था 3 दिन का छुट्टी, तो 3 दिन का छुट्टी में अपस्ट्रॉफ एस लग सकता है, किस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग, इस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग। और ये एक्सेप्शन नहीं है, ये प्रूफ किया जाएगा जेंडर में। अभी केवल आप लोग को बता रहे हैं इसलिए कि आप लोग का दिमाग में सेट हो जाए इतना 4 बात, और ये इसको प्रूफ किया जाएगा जेंडर में। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं केस का, फिर केस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए आइए, थोड़ा भी डाउट नहीं रखिएगा, ये दिमाग से निकाल लीजिए कि रूल्स नहीं होता है और न ही एक्सेप्शन होता है। बस यहाँ पे ये एक्सेप्शंस इसलिए लिखा है क्योंकि अभी केस के चैप्टर में हम जेंडर डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, ताकि दोनों हौच पौच हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा, समझ में कम आएगा। और जेंडर जैसे ही 0 लेवल से उठाएंगे ना, तब जो ये चारों एक्सेप्शन है आपके दिमाग में तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी तो इसके लिए हमको डीप में जाना पड़ेगा, बेसिक आपको पता नहीं होगा डिटेल में, तो इसी बेसिक जेंडर का नहीं पता होगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस हमारा है 10 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या कह रहा है। ही स्टेड at one of the minister's house। चलिए, एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, दिस इज नॉट माई बैग। ठीक है, दिस इज नॉट माई बैग, दिस इज somebody else। दोनों क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो आइए दोनों क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ही स्टेड। ठीक है, स्टे हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए हमारे पास प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन क्यों लेता है, ये सारा बेसिक वीडियो में जाके देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे वन ऑफ का मतलब क्या होता है, तो इसको सबसे पहले समझते हैं। तो वन
वन और ऑफ। अब हम लोग देखे थे, पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि जो ऑफ है, ऑफ के बाद भाई टोटल आएगा और यहाँ पे ये पार्ट होगा टोटल का, बहुत बार चर्चा हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, द मिनिस्टर। एकदम बात को समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एकदम बात को समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि ये है टोटल, ये पार्ट। अब टोटल में से हमको पार्ट को निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो पार्ट कितना है, 1। अब 1 हम कितना में से निकाले हैं, इसी मिनिस्टर। अभी मिनिस्टर का संख्या कितना है, 1। अब कोई बंदा या कोई पर्सन एक में से एक चीज निकाल सकता है क्या, नहीं निकाल सकता है। कैसे निकाल लीजिएगा एक में से एक, जब एक वो ये है तो 1 क्यों निकालना उसमें से, बात मिनिस्टर का सीधा कर देते हैं। तो जैसे ही आप टोटल का बात कीजिएगा तो टोटल होना चाहिए 1 से ज़्यादा, तब तो इसमें से 1 निकलेगा 1। तो 1 ऑफ के बाद जब भी लिखा हुआ टोटल होगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो हो गया मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स 1 से ज़्यादा है तब ना 1 निकाल लिए हम लोग। तो वन ऑफ द मिनिस्टर्स का मतलब हो गया बहुत सारे मिनिस्टर्स में से कितना मिनिस्टर, 1 मिनिस्टर। क्लियर है। अब ये क्या करा कि ही स्टे किया है, रुका है। कहाँ रुका है, तो ये मिनिस्टर्स होना चाहिए बहुत सारा। लीजिए ध्यान से बात को देखिएगा, मिनिस्टर्स होना चाहिए बहुत सारा। अब मिनिस्टर्स हो गया तब फर्स्ट ऑफ का चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये सारा है तो हिसिंग साउंड आ जाएगा और हाउस लिख दिए। अब क्या कर रहा है कि ही स्टे किया है बहुत सारे मिनिस्टर के घर में से 1 मिनिस्टर के घर पे, यही बात कहना चाह रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ये जो 1 है ये पार्ट है और ये टोटल है। तो टोटल में से हम निकालेंगे 1 को, तो ये काट दिए, इसको तो काट दीजिए। अभी टोटल 1 से ज्यादा हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि हम लोग इसी टोटल में से 1 को निकाल रहे हैं, लेकिन ये टोटल अभी नाउन है या पजेसिव केस हो गया। तो बउआ ये अपस्ट्रॉफ एस का चिन्ह या अपस्ट्रॉफ एस लगते ही नाउन नहीं रहा, क्या बन गया, पजेसिव केस। और आप जब भी टोटल के जगह रखिएगा ना तो नाउन को रखिएगा, कभी भी पजेसिव केस नहीं आ सकता है। क्योंकि पजेसिव केस में से हम 1 को कैसे निकालेंगे, हमको निकालना होगा टोटल में से 1 को, तो वो टोटल पजेसिव केस में आएगा। और पजेसिव केस में से संख्या नहीं निकाला जा सकता है। पजेसिव केस केवल अधिकार या संबंध बतलाने के लिए आता है, उसमें से आप संख्या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप मिनिस्टर में से संख्या नहीं 1 निकाल सकते हैं तो अपस्ट्रॉफ एस का चिन्ह तो यहां गलत हो गया। ठीक है, तो इसको सही कैसे करेंगे, तो यहां पे लिखा हुआ है 1 ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस। अब इसको सही कैसे किया जाए, क्योंकि ई मिनिस्टर्स में से तो हम 1 मिनिस्टर के घर को निकालना है। तो पजेसिव केस बन गया, तो पजेसिव केस में तो 1 को नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 1 ऑफ के बाद पजेसिव केस वाला नौबत आएगा, तो सही कैसे करना है जरा देखिएगा। पूरे सेंटेंस को तो लिखिएगा, ही स्टेड एट, और जहां पे स्टे करना है उसको सबसे पहले लिख दीजिए। तो हाउस पर स्टे करना है तो ही स्टेड एट द हाउस, और ये हाउस किसका है, बहुत मिनिस्टर में से 1 का। तो ही स्टेड एट द हाउस, और हाउस के बाद क्या लगा दीजिए, ऑफ लगा दीजिए, और ऑफ के बाद लिखिए 1 ऑफ द मिनिस्टर्स। अब ये जो था पजेसिव केस में आ रहा था, हाउस को अपने बाद लेके, तो हाउस तो इसके बाद आया नहीं, तो यहाँ पजेसिव केस हट गया, खत्म हो गया। हाउस को हम यहाँ पे बना दिए, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिए, और E1 ऑफ अब सिलेक्ट कर लिया बहुत में से 1, यानी ही रुका हाउस पर, और ये हाउस किसका था, ऑफ से बता रहा है रिलेशन। तो 1 ऑफ द मिनिस्टर्स, यानी बहुत मिनिस्टर में से 1 मिनिस्टर का ही घर था। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि 1 ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा, इस नाउन को किस केस में नहीं लिखना है,
पजेसिव केस, यानी कि इस नाउन पे अपस्ट्रॉफ एस या चिन्ह नहीं लगाइएगा, नहीं तो 1 का सिलेक्शन टोटल में से नहीं कर पाइएगा, गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट को समझ में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, चलिए क्या कह रहा है, दिस इज नॉट माई बैग। ये स्पीकर बोल दिया कि भाई ये मेरा बैग नहीं है। दिस इज समबडी एल्स, ये किसी दूसरे का है। अब याद क्या कीजिएगा यहाँ पे कि पहले देखिएगा, हम यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। ये बहुत सारा आदमी है, ठीक है। हम क्या लिख दिए, आई नो एवरीबॉडी, आई नो एवरीबॉडी। तो एवरीबॉडी का मतलब क्या, पूरा हो गया। लेकिन अगर आप लिखिएगा आई नो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी और लगा दीजिएगा एल्स, तो एल्स अगर किसी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ आता है तो उसमें से कुछ पार्ट्स बाहर निकल जाता है, यानी कि टोटल हो गया ए, तो आप इसको बोल दिए एवरीबॉडी। यहाँ आई नो एवरीबॉडी, टोटल को आप जान रहे हैं, लेकिन जैसे ही एवरीबॉडी के साथ एल्स लिख दिए तो एवरीबॉडी में से कुछ पार्ट्स निकल गया बाहर, आप उसको नहीं जानते हैं। तो ये तो लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज में सामने वाले को आप बोलना चाहते हैं कि हम पूरा को जानते हैं, तो आई नो एवरीबॉडी लिख दीजिए। लेकिन आप बताना चाहते हैं सामने वाले को कुछ पॉइंट्स को, कुछ पर्सन्स को छोड़ के मैं सबको जानता हूँ, तो ये लिखना होगा आई नो एवरीबॉडी एल्स। अब एल्स कौन है, जो आई उसको नहीं जानता, वहाँ उसको वो बाहर है उसके ग्रुप से, वो आई के इन्फॉर्मेशन से बाहर है, लेकिन इसी ग्रुप का आदमी है, इसी का मतलब होता है एल्स। एल्स उस ग्रुप के मेंबर को बाहर कर देता है, ठीक है, बाकी को छोड़ के कुछ मेंबर्स को बाहर कर देगा। तो क्या कह रहा है, समबडी के साथ एल्स लगा हुआ है, यानी ये समबडी में से किसी और का बैग है जिसको हम नहीं जानते हैं। कह रहा है दिस इज नॉट माई बैग, यह मेरा बैग भी नहीं है, दिस इज समबडी एल्स। अब समबडी एल्स का मतलब क्या हुआ, दूसरा। अब दूसरा कौन है, जो बोल रहा है आदमी उसके लिस्ट में है कि लिस्ट से बाहर है, लिस्ट से बाहर है, तब तो बोला कि यह किसी और का बैग है, हम उसको नहीं जानते हैं। किससे पता चला, एल्स से। अब जैसे ही एल्स से आएगा तो दिस इज समबडी एल्स बैग लिखना पड़ेगा ना भाई, यह मेरा बैग नहीं है, दिस इज समबडी एल्स बैग, यह किसी दूसरे का बैग है। अब इस समबडी एल्स का अधिकार किस पे दिखाना, बैग पे। क्या लगाइएगा, अपस्ट्रॉफ एस। फिर वही कहानी याद कीजिए कि जब एक ही वाक्य में दो नाउन लगातार रिपीट होगा, बाद वाले को काट देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बैग यहाँ पहले आ चुका था, यहाँ जो बैग था यहाँ आ चुका था, तो दोबारा क्यों लिखना। तो एल्स जब भी आएगा किसके साथ, समबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, किसी के साथ, तो एल्स पे अपस्ट्रॉफ एस लगा दीजिएगा और इसके बाद आने वाला नाउन छिप जाएगा, क्योंकि वो नाउन पहले आ जाता है वाक्य में तो दोबारा नहीं लिखा जाता है। और एल्स का मतलब क्या हुआ कि वो चीज लिस्ट से कहाँ है, बाहर है। आप कहीं गए लंच करने या डिनर करने या ब्रेकफास्ट करने किसी रेस्टोरेंट में, आप खा लिए बहुत कुछ, ठीक है, आपका मन नहीं भरा, आप वेटर को क्या बोले कि भाई मेनू में खा तो लिए हैं लेकिन हमको गिव मी समथिंग एल्स। समथिंग के बाद क्या लगा दिया, एल्स, यानी कि वो इस लिस्ट से बाहर का चीज चाहता है कि इसी लिस्ट का, तो एल्स लगते ही लिस्ट से बाहर हो जाएगा वो, ठीक है। तो गिव मी समथिंग एल्स का मतलब इस लिस्ट में हमको कुछ पसंद नहीं आ रहा, आप बाहर का कुछ लाओ, लिस्ट में जो मौजूद नहीं है वो। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपका क्लियर हो गया होगा। आई थिंक ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वन ऑफ का भी,
एल्स का भी और पीछे जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लगभग हम लोग केस का क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है केस के रिगार्डिंग, आप टेलीग्राम चैनल पे उसको भेजिए, आपके क्वेश्चन का मोस्ट वेलकम है और वहाँ सॉल्यूशन आपको इंस्टेंट तुरंत भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो कितना मिनट हुआ देखो तो क्लास का, 44 मिनट्स। तो रहने दिया जाए क्या, एक आध क्वेश्चन और था लेकिन छोड़िए। उस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि पीडीएफ में 10 या 15 क्वेश्चन बना के मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अभी डाल देता हूं, आप वहां से उस क्वेश्चन को बना लीजिए। अगर नहीं बनेगा तो उसको आप फिर से उसी टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा उस क्वेश्चन को नंबर के साथ, मैं उसका सॉल्यूशन वहां बता दूंगा। ठीक है, तो रिवाइज कीजिए। अब क्या कीजिए, अब आपका काम क्या है कि जितना भी केस हम पढ़ाए हैं और नाउन पढ़ाए हैं, तो सबसे पहले आप पूरे को नोट्स बनाइए, एकदम जैसे हम पढ़ाएं वैसे नोट्स। करना एक ही काम है, सीबीएसई का बुक्स डेली आधा घंटा पढ़ना है, डेली। समझ में आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जितना जूनियर क्लास से बुक उठाना है सीबीएसई का उठाइए। अगर आपका लग रहा है लेवल 2 है तो 2 से उठाइए, 3 क्लास है तो 3 क्लास, 4 क्लास है तो 4 क्लास। जिस लेवल पे आपका लग रहा है कि इंग्लिश आपका सही है उस लेवल का सीबीएसई का बुक उठाइए और 10th और 12th लेवल तक का इंग्लिश ग्रामर का और लिटरेचर का बुक पढ़ जाइए। बाकी जो हम पढ़ा रहे हैं नोट्स बनाइए, दिन में कभी भी टाइम मिले 20 से 25 मिनट में रिवाइज कीजिए, ज़्यादा टाइम इंग्लिश पे नहीं देना है। बाकी उसका क्वेश्चन जो केस का बनाना है बनाइए। मतलब दिन में 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश पे देना है और आपका बाकी समय अदर सब्जेक्ट पे दीजिएगा तो ज़्यादा बैलेंस बनेगा और एग्ज़ाम निकल जाएगा जल्दी। अदरवाइज इंग्लिश दिन रात पढ़ने से या मैथ पढ़ने से जॉब नहीं होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए ऐसे ही और कमेंट और लाइक करना नहीं भूलें। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और संडे जो है कल आपका ट्रांसलेशन स्पेशल क्लास चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है ट्रांसलेशन में, मैंने चेक किया भी है, तो ट्रांसलेशन आपका सही होगा। तो ट्रांसलेशन का क्लास मत मिस कीजिएगा, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हिंदी। और हिंदी जैसे ही हम इंग्लिश देखते हैं, हिंदी पहले आता है, फिर इंग्लिश उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वही कन्वर्जन में गैपिंग को भरना है, वही कन्वर्जन में मिस्टेक होता है, वहीं पे हम लोग लटक जाते हैं और नहीं हो पाता है काम। तो कल का ट्रांसलेशन स्पेशल क्लास देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत सारा ट्रांसलेशन आप लोग का कम कन्फ्यूजन है कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, सारा कल ट्रांसलेशन क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक क्लास ट्रांसलेशन का हो चुका है। कल ट्रांसलेशन पे ही चर्चा किया जाएगा कि किस ट्रांसलेशन को कैसे बनाना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, गुड नाइट।